नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, जो आज की हिंदी की क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसमें हम पढ़ेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड आप सभी को स्क्रीन पर देखकर पता चल रहा होगा कि ये जो आज की वीडियो है हम कौन सी बुक में से बनाने वाले हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये हम पढ़ेंगे आज लक्ष्मीकांत से, जो कि पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बुक मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, इतने दिनों से हमने ये पढ़ा कि जो भारतीय संविधान है वो कैसे अपने रूप में आया, उसका कैसे गठन करा गया, कैसे उसे लागू करा गया। उसके बाद हमने उसके प्रियम्बल के बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हैं तो हम अब इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना कि उसमें क्या आ गया और डिस्कस करा गया है। डिस्कस तो ऑब्वियसली भारत और उसके नियम, कायदे, कानूनों के बारे में ही करा गया है, बट अब हम उसकी डिटेल में अब आगे बात करना शुरू करेंगे। तो आज की जो क्लास है उससे हम ये शुरुआत कर रहे हैं। हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अलग अलग आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, तो अब हम उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, जो आपका संविधान है, जो उसका पार्ट 1 है, एंड उसमें भी जो आर्टिकल 1 to 4 है, उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करी गई है, यानी कि संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात करी गई है। आज तो हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड हम आर्टिकल 1 और 2 डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 1 और 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें राज्यों का संघ, इसका क्या मतलब दिया गया है, इसके बारे में क्या चर्चा करी गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ है। तो जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया को क्या कहा गया है, इंडिया यानी कि भारत, उसे कैसे डिस्क्राइब करा गया है कि राज्यों का संघ है, ना कि समूह। तो ये नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो ये आपको जिस हिसाब से बताया गया है, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, इससे दो बातें बहुत क्लियरली पता चलती है। सबसे पहले क्या बात पता चलती है कि देश का नाम क्या है, और दूसरी बात ये पता चलती है कि राज पद्धति क्या है, मतलब किस हिसाब से इंडिया को अरेंज करा गया है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। तो हमने क्या बोला कि इससे दो चीज़ों का पता चलता है। पहला तो है देश का नाम। जब हम देश के नाम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो संविधान सभा थी उसमें ये लेकर काफ़ी चर्चा करेगी कि देश का नाम क्या रखा जाए, इसे किस हिसाब से, किस नाम से संबोधित करा जाए। तो कुछ लोग थे वो बोलते थे कि जो इसका नाम जो ट्रेडिशनल नाम है, परंपरागत नाम है भारत, हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए। पर जो कुछ लोग थे वो कहते थे कि जो आधुनिक नाम है, जो मॉडर्न नाम है, जो कि इंडिया है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। पर जो संविधान सभा थी उसने इन दोनों चीज़ों को रिकंसाइल करा, दोनों चीज़ों को ही मान्यता दी और क्या बोला, इंडिया जो कि भारत है, दोनों नाम को ही एक रिकॉग्निशन मिल गई। दूसरी चीज़ के पता चलती है कि राज पद्धति क्या है, तो अब हम वो देखते हैं। दूसरा, देश को संघ बताया गया है। हमने देखा था ना कि देश को संघ बताया गया है, ना कि बस ये बोला गया कि वो राज्यों का समूह है। हमने ये बोला कि एक संघ है। क्यों है? तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनके अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, राज्य को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भारत है उसे संघ इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बताया गया है उनके हिसाब से, इसलिए ये राज्यों का एक संघ है क्योंकि जो राज्य है वो भारत का ही हिस्सा है। और ऐसा नहीं था कि अलग अलग राज्यों को लेकर उनकी सहमति से भारत को बनाया गया, नहीं, भारत अपने आप में ही संपूर्ण है और जो राज्य है वो उसका हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि जो अलग अलग स्टेट्स बनी हुई है, जो अलग अलग राज्य बने हुए हैं, वो कोई भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते।
यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता, मतलब ये और फर्दर कोई बाइफरकेट नहीं हो सकता, कोई एक स्टेट इसमें से नहीं निकल सकती। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। देखो, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया को क्यों बांटा गया है, जिससे कि जो प्रशासनिक सुविधा है उस मतलब जो आपका देश का प्रशासन है उसको ठीक से चलाया जाए। प्रशासनिक सुविधा के नज़रिए से जो देश है उसको अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, जिससे कि स्टेट की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। आप एक बड़ी एंटिटी को लेते हो, ठीक है, एक आप बड़ी चीज़ को लेते हो, तो इसको एडमिनिस्टर करना, उसका प्रशासन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर आप उस एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे भाग में बांट देते हो तो फिर वो आसान बन जाता है उसका प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो यही चीज़ बोली गई है कि जो इंडिया है उसको अलग अलग स्टेट्स में इसलिए बांटा गया है जिससे उसके एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। अब हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी है जिसमें भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो जो राज्य है, उनके जो नाम है, उनका जो एरिया है, इन सब की इंफॉर्मेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस में दी गई है, जो पहली अनुसूची है, जो पहला शेड्यूल है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। हमें सबको पता है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है एंड उसी वजह से एक संप्रभु राज्य होने की ही वजह से कुछ इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करके जो इंडिया है, वो जो इंडिया के बाहर की भी जो टेरिटरीज है, जो विदेशी क्षेत्र है, वो उसको भी अपने अंदर समा सकता है, उनका भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज, व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित ना किया हो, जीत या हार कर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है। मतलब अब हम ऐसे कुछ क्षेत्र देखेंगे जो कि भारत ने संविधान लागू होने के बाद अपने टेरिटरी में इंक्लूड करे हैं, जिनको अधिग्रहण किया है, जैसे कि दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम। ये सारी ही ऐसी जगह है जो इंडियन टेरिटरी में बाद में इनकॉर्पोरेट करी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में इनको शामिल करा गया। इन क्षेत्रों पर जो ये बुक है इसमें बस यही बताया गया है इस लाइन में कि इन एरियाज़ के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ाई बाद में करेंगे। उसके बाद जो अनुच्छेद 2 है उसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब जो हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं उसमें ये बताया गया है कि जो संसद है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो भी उसे ठीक लगे वो इंडिया में यानी कि संघ में नए स्टेट्स को एंट्री दे सकती है या फिर उन्हें एस्टैब्लिश कर सकती है। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। अब पार्लियामेंट को 2 तरीके की पावर्स ग्रांट करी गई है। जो पहली है वो ये है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें। जो नए राज्य है वो उनको इंडिया टेरिटरी में इंक्लूड करा जा सकता है। नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। जो पहली शक्ति है उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। जो पहले से ही जो स्टेट्स है, जो राज्य है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं बट स्टिल उनको एक नई आइडेंटिटी दी जाती है। तो जो पहली पावर है नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, ये उसको लेकर है। परंतु जो दूसरी शक्ति है ये उस बारे में है कि जो राज्य पहले से अस्तित्व में नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से नए तरीके से ही बनाए जा रहे हैं, उनका नया नाम है, सब कुछ है। तो ये है आपका अनुच्छेद 2। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाला मेथड ज़्यादा ठीक लग रहा है या फिर बोर्ड स्टडिंग का मेथड ज़्यादा ठीक लग रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी आगे की क्लासेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो। अब वो जिस वे में आप कंफर्टेबल हो आप प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिएगा।
एंड जो ये सारी अभी जो हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की हिंदी में क्लासेस ले रहे हैं, इससे पहले भी मैं इंग्लिश में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड जो मेरी इंग्लिश की वीडियोस भी है उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने होल एंड सोल इंग्लिश में ही बात करी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उन वीडियो को रेफरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हाँ, वो उससे एक ओवरव्यू ले पाएंगे चीज़ों का। बाकी वो अपनी भाषा में मतलब हिंदी में चीज़ों को आगे लिख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सुझाव है या फिर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में हमने संघ और उसके क्षेत्र की बात करी जो कि भारतीय संविधान में शामिल है, जिनके बारे में भारतीय संविधान में चर्चा की गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।